नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। दो वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे और उन दो वीडियो को दिखाने के बाद आज भाव से समझेंगे कि हरियाणा के नतीजे क्या लग रहे हैं, किधर झुक रहा है और कितना झुक रहा है। पलड़ा, सियासी पलड़ा कितना झुक रहा है, किधर झुक रहा है। एक तस्वीर है कि बीजेपी की सभाओं में, और आम सभा नहीं कि छोटे मोटे नेता की, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं, जो अमित शाह से सिर्फ अपना नहीं अपने कोटे के टिकट मांगते हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि माला पहनाने वाला भी शायद उन्हीं की गाड़ी से आया होगा। एक आदमी नहीं कुर्सी पे बैठा है, एक आदमी नहीं, ऐसी जनसभा। और एक तरफ रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रिकॉर्ड। रोड शो जो पहला दिन है अभी राहुल के रोड शो का, रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। ऐसा जनसैलाब। ये सिर्फ जुबानी नहीं बताएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। कंट्रोल रूम भाव को जोड़िए फटाफट। जी भाऊ, अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें। पहले जो है अंत भला तो सब भला, इसलिए पहले दिखाते हैं खाली कुर्सी वाली। जरा दिखाइए, ये कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई की पारिवारिक विरासत को भी समझना जरूरी है। कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के सुपुत्र हैं। और भजन लाल, जब हरियाणा की बात होती है तो हरियाणा की सियासत तीन लाल परिवारों में ही सिमटी हुई नजर आती है, बंसीलाल, देवीलाल और भजन लाल। इनकी विरासत संभालने वाले कहीं भी खड़े हो जाएं तो मजमा इकट्ठा हो जाता है, चुनाव जीते या न जीते। लेकिन अगर मजमा भी न लगे तो समझ लीजिए कि मदारी का मैजिक खत्म हो चुका है। और ये तस्वीर गवाही दे रही है। आप देखिए, एक कुर्सी पे कोई एक आदमी नहीं बैठा है। इससे ज्यादा लोग तो पान और चाय की दुकान पर खड़े होते हैं। कानपुर चले जाइए तो इससे ज्यादा लोग गुटखा खरीदते मिल जाएंगे पनवाड़ी के दुकान पे। देखिए, एक आदमी माला पहनाने वाला है, पता नहीं उन्हीं की गाड़ी से उतरा था या कोई आसपास से आया था या टेंट हाउस वाला था कि कम से कम कुर्सी का पेमेंट उसको हो सकता है लेना हो, तो माला पहना दिया हो। टेंट हाउस वाले के लिए भी रिस्क है भाई। ये तस्वीर पहली तस्वीर है, अभी आपको आगे दिखाते रहेंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर दिखाइए कंट्रोल रूम, जरा राहुल गांधी के रोड शो की तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर भाव देखिए, दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर देखिए। ये ऊपर ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर देखिए, फ्लाईओवर के नीचे देखिए, दाहिने देखिए, बाएं देखिए। ये तस्वीर इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि हमने मोदी की 3 रैलियों की तस्वीरें दिखाई हैं। पहली कुरुक्षेत्र, दूसरी गोहाना और तीसरी हिसार। पहली में 5,000 लोग थे, 5,000। और सबसे पहले गिनती हम ही ने बताई थी, बाद में जितने अखबारों ने और पोर्टल्स ने छापा वो वही आंकड़े उन्होंने भी लिखे थे। पहली में कुरुक्षेत्र में 5,000 लोग थे। दूसरी गोहाना में हमने 10,000 बताया था, हमने 1,000 बढ़ा दिया था। बाद में मैंने कई जगह पे देखा मीडिया हाउसेज की रिपोर्ट में तो 9,000 था। तो कुरुक्षेत्र में 5,000, गोहाना में 9,000 और हिसार में 13,000, 13,500। ये 3 रैली। अच्छा, इसमें हिसार में 23 विधानसभा थी, गोहाना में 22 विधानसभा थी, 23 और 22 45, और कुरुक्षेत्र में शायद 10-12 के आसपास थी, मतलब करीब 60 विधानसभा। 60 विधानसभाओं में मोदी जी ने इकट्ठा किया 9, 5, 14 और 13, 27, यानी 28,000। 60 विधानसभा, 60 विधानसभा के प्रत्याशी जुटाए तो 28,000 कुल जमा लोग आए। उससे ज्यादा तो यहां पर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। अब हटा दीजिए इस तस्वीर को, अब भाव से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम दर्शकों को बता दें कि इसी चर्चा के अगले सेगमेंट में, मतलब इस सवाल के बाद, हम एक मोदी जी के इस समय सबसे योग्य उत्तराधिकारी नजर आ रहे हैं, सबसे योग्य। और सबसे योग्य जिसको मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ नहीं है, ये भी बता दो। उनका बयान सुनेंगे। वो हरियाणा में वोट मांगने नहीं, बाबर को ढूंढने आए। अब बाबर को ढूंढने के चक्कर में कुर्सियां खाली हैं तो बाबर भी नहीं मिल रहा है।
बाबर को ढूंढने आए हैं कि चुन चुन के निकालेंगे इस देश से। उन पे आएंगे अगले सवाल पे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें दिखा दिया, भाऊ से समझ लेते हैं। भाऊ, ये 2 तस्वीरें देख करके आपके आकलन बड़े दुरुस्त होते रहे हैं अब तक। हरियाणा का क्या अब आपको लग रहा है, क्या आकलन? देखिए आशीष जी, सवाल मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस के रैली में इतनी भीड़ है और बीजेपी की यहाँ कुर्सियां खाली है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये चुनाव हरियाणा की जनता लड़ रही है और हरियाणा की जनता 10 साल के कुप्रबंधन को उखाड़ के फेंकना चाहती है। अब हरियाणा की जनता किसी की मन की बात सुनने को तैयार नहीं, बाबर का डर सुनने को तैयार नहीं। अरे ये क्या बाबर का डर बताएंगे? ये बाबर का डर बताने वाला कौन था? ये वो था जो आसाम में बैठा है, ठीक है? उसे क्या मालूम हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ये पंजाब वो राज्य है कि जिसने सदियों से, अंग्रेज आने के पहले से, सदियों से इस हिंदुत्व की रक्षा की है और हमेशा हमले हुए हैं तो पंजाब ने सबसे पहले कड़ा मुकाबला किया। जब जब आक्रांता इस देश पे आए तो इन्हीं जाटों गुज्जरों की तलवारें उन्हें वापस भेजती थी। उन लोगों को ये बाबर का डर दिखा रहे हैं, हास्यास्पद है। तुम तो आसाम की झाड़ियों में छुपे हुए हो, तुम क्या करते हो? तुम तो लोगों को, ये जो लोग सिक्कों के चंद चांदी के सिक्कों के लिए जो इधर उधर हो जाते हैं, उनको सेफ हाउस देने का काम तुम करते हो। चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, कहीं की भी गद्दारों की जगह कौन सी है? तो बोले पहाड़, होटल, पैसा। कहा? गुवाहाटी। तो छोड़िए इस बातों को, किसको बाबर का डर दिखाएंगे और ये क्या बाबर की बात करेंगे? ये तो डरते ये है, ये डर रहे हैं कि मेरे यहाँ ज्योग्राफी बदल रही है, मेरे यहाँ जिले के जिले मुस्लिम हो रहे हैं, मेरे यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं। ये अपना डर हरियाणा की जनता को बयां कर रहे हैं, कि हरियाणा की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि बाबर नहीं आएंगे। अरे छोड़िए बाबर को, पहले आसाम में जाके अपने बाबर को संभालिए, फिर दूसरे की चिंता करिए। सवाल ये है, आप बाबर कहे, बाबरी मस्जिद कहे, राम कहे, रहीम कहे, आप सच्चा डेरा सौदा को ले आए, आप किसी को भी ले आए, इस बार जनता ने तय कर लिया है कि 10 साल की इस सरकार को फेंकना है। इस सरकार का जो साथ देने जा रहे हैं उनकी भी बुरी हालत है। जो फोटोग्राफ आपने दिखाया था, जो वीडियो आपने देखा, वो यकीनन इन्हीं लोगों के साथ है। सत्ता पक्ष को मजबूत करने के लिए मार्केट में उतरे, तो आज उनका ये हश्र है, ये चेयर खाली है। आप विरासत में क्या, ये मायने नहीं रखते। आप विरासत में आपके भजनलाल और बंसीलाल, जो आपने नाम गिनाए, तीनों लाल हरियाणा के, तीनों लालों के लालों ने क्या किया? तीनों लालों के हाथ में भी सत्ता आई थी। तीनों लाल जो थे, हरियाणा के 3 लाल, इनके जो बच्चे थे लाल खुद के, उन्होंने हरियाणा को लहूलुहान किया, भ्रष्टाचार से खींच लिया, मतलब खरोच लिया। बीजेपी आई, पार्टी विद द डिफरेंस, एक डिसिप्लिन पार्टी, लेकिन बीजेपी जब आई तो एक तानाशाही स्वरूप लेके आई और उस तानाशाह ने जब किसानों का दमन किया, वो चोट आज भी नहीं किसान भुगते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो इन किसानों का मजाक उड़ा रहे थे, इन किसानों को देशद्रोही कह रहे थे। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वोट दो। किन जाटों और गुजरों से वोट मांग रहे हैं आप, जिनके घर में बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया था आपने? और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मरे तो मेरे लिए मरे क्या? ये है तुम्हारा मानवीय चेहरा? तो हरियाणा ने मन बना लिया है, वो भाजपा को नहीं चाहते, वो भाजपा के बी टीम को नहीं चाहते, भाजपा के सी टीम को नहीं चाहते, भाजपा के डी टीम को नहीं चाहते। संयोग से वहां भाजपा को कड़ी टक्कर सिर्फ कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस को समझ में आ गया है कि यदि हम लड़ेंगे तो मिट जाएंगे। इसके बाद हरियाणा की जनता खदेड़ खदेड़ के मारेगी कांग्रेसियों को, यदि कांग्रेस ने इस बार सरकार नहीं बनाई, क्योंकि जनता आपके हाथ में दे रही है।
आपको इसका फायदा उठाना है। आपको ये आशा है कि शायद जिस कांग्रेस के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, उस राहुल गांधी के बोलने में कुछ सच्चाई झलकती है। राहुल गांधी बड़े दावे नहीं करते, राहुल गांधी कोई लच्छेदार बातें नहीं करते, राहुल गांधी बाकायदा राजीव गांधी के पुत्र होने पे गर्व करते, वो भगवान ने भेजा हुआ दूत नहीं कहते। राहुल गांधी उन गरीबों के वेदनाओं को शब्द देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं। आशीष, पद यात्रा ने उन्हें नेता बना दिया और कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों ने उन्हें राजनेता बना दिया। जननायक तो वो पदयात्रा से बन गए थे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से और कांग्रेस के अंदर जो शतरंज की बिछाद बची है, उसको लांघने में वो सारे गुर सीख लिए उन्होंने, जो अब वो राजनीति में उपयोग में ला रहे हैं। इसलिए वो जनता की पीड़ा की भाषा बोल रहे हैं। वो राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, वो गौ माता की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, जिससे हरियाणा परेशान है। क्या पंजाब से उड़ता हुआ पंजाब उड़ता हुआ हरियाणा बन जाएगा? वो उसके लिए चिंतित है, वो गरीबी के लिए चिंतित है। हरियाणा किसान बहुल क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा यदि एमएसपी की गारंटी देने पे यदि बात की जाए तो क्यों नहीं दे सकते गारंटी? मुझे यही नहीं समझ में आता कि सरकार एमएसपी क्यों देती है। नहीं देनी चाहिए, बंद करना चाहिए नाटक। और यदि एमएसपी आप देते हैं तो फिर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? एमएसपी के नीचे जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। ये तो सरकार तो खरीद ही रही है, क्योंकि एमएसपी वर्तमान सरकार का दिया हुआ एक झुंझुना है। हमने आपको एमएसपी दे दी, अब आप अपना माल बेचिए। साहब एमएसपी से भी नीचे बिक रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप खरीदे तो खरीदने के नाम पे एक दुकान खोल देते हैं, रोज 1-2 हजार टन माल खरीदते हैं। जहां लाखों टन पड़ा हुआ है, वह 1000 टन करके हमने खरीदा, हमने खरीदा, हमने खरीदा करके चिल्लाते रहते हैं। आप एमएसपी को कानूनी जामा, आपने बोला था जब 3 कानून वापस लिए थे और जब एक कमेटी बनी थी, तब आपने कहा था इस पे विचार करना है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार 2025 के चुनाव की तैयारी कर रही है। जो सरकार 2025 की चुनाव की तैयारी कर रही है, उस सरकार के चुनाव में सरकार ने कहा था कि हम देंगे, और सरकार ने अभी तक मूर्ख बनाया किसानों को। आप किसी को भी एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, आप बार-बार मूर्ख नहीं बना सकते। और ये जो हुंकार भरी है लोगों ने, ये हुंकार कांग्रेस के लिए नहीं है, राहुल गांधी की सच्चाई की प्रतिमा आई है। और जो दूसरी प्रतिमा आप दिखा रहे थे, वो मोदी जी का झूठ है, जिसको लेने वाला कोई नहीं। ये सच और झूठ का फर्क है। इसमें गौर करने वाली बात, आप अभी बताइए, एक जन आके बोलता है कि इन बाबरों को मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। मुझे ही पता नहीं था कि हेमंत विश्व शर्मा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हो गए। पाकिस्तान के वीजा देने की उनकी कैपेसिटी हो गई है। कोई भी इस देश में आता और किसी भी देश की नागरिकता किसी को दे देता है, गजब है भाई। अपने यहाँ की नागरिकता की बात करो तब तो ठीक है, पाकिस्तान की नागरिकता तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। अरे कैसे भेज देंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके आए हेमंत विश्व शर्मा। आगे की बात सुनिए, ये बाबर की बात करते हैं और गृह मंत्री कहते हैं हम मुहर्रम में या रमजान में वो क्या गैस सिलेंडर 500 का देंगे। वो मुसलमानों के प्रति अपना प्यार जताते हैं।
ये यहाँ बोलते हैं मैं पाकिस्तान भेज दूंगा, और वहां आंध्र प्रदेश में जाके 10,000 रुपए देते हैं मस्जिद को। आप मस्जिद ठीक ठाक करिएगा, मस्जिद ठीक होनी चाहिए। ये मदरसों को गाली देते हैं, वहां मदरसों को पेमेंट मिलता है, पेमेंट मिल रहा। हाँ। ये दोहरी मापदंड जो है भाजपा के, ये और कुछ नहीं, इन्हें हिंदुत्व के लेना देना कुछ नहीं, इसको राष्ट्रीयत्व को लेने देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ सत्ता का मक्खन खाना चाहते हैं। ये हरियाणा में 10 साल जो इन्होंने भोग किया, हरियाणा का सत्ता का जो मक्खन खाया, ये बरकरार रहे, क्योंकि अब मुंह पे आदत लग गई है, अब बिना मक्खन का निवाला गले में नहीं उतरता। इसलिए ये लगातार वहां पे राम को लाएंगे, रहीम को लाएंगे, डेरा सच्चा सौदा लाएंगे, ये और 2-4 बाबा उतारेंगे, ये अपनी बी टीम उतारेंगे अलग अलग शक्ल में, डिवाइड एंड रूल करने का प्रयास करेंगे, झूठ परोसेंगे। राहुल ने अमेरिका में क्या बोला, इससे कोई हरियाणा के लोगों को लेना देना नहीं। राहुल हरियाणा में क्या बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आपने विश्व में क्या तीर मारे हैं वो छोड़ दीजिए, आप हरियाणा में आपने कितना झूठ बोला और अभी तक हरियाणा के किए हुए वादे क्यों नहीं निभाए, ये सवाल के जवाब पे ना इनका मंत्री दे पा रहा, ना विधायक दे पा रहा, ना कोई दे पा रहा है। नहीं, जब भाऊ एक सेकंड खाली, आपने अभी बोला कि राहुल ने अमेरिका में क्या बोला उससे हरियाणा को मतलब नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं ने हरियाणा में क्या बोला उससे तो मतलब है। तो एक बार सुनवा देते हैं, सुनवा दो। वही कंट्रोल रूम 5-6 लोगों की एक साथ बाइट है, उसमें खट्टर साहब भी है, सुनवाओ जरा इनका हरियाणा में क्या बोला, क्या विचार है इनके सदविचार। उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग, आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा खालो ठंडे। और दूसरी बात यह है, जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको तो आप गदर कह सकते हो, या कोई और शब्द कह सकते हो इसको। ये घर में होते तो मत यहाँ नहीं मर रहे क्या? ना मेरी बात सुन लो, आप हमारे यहाँ ड्रग का प्रभाव बढ़ गया है, सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में, रोहतक जिले में, ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है। किसान कहीं विरोध नहीं कर रहे, ये सारे किसान ही तो हैं, किसान कहाँ विरोध कर रहे हैं? ये तो कुछ लोग हैं, और इन लोगों के बारे में जाएगा, इनके गवर्नमेंट के बारे में पता कर लो क्या चीज है। जोर से ये घूम रहे ना यहाँ किसान यूनियन के लोग, मैं दावे के साथ कह रहे आगे आप इनके गवर्नमेंट जाकर पता कर लो कि ये क्या चीज है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करे। तो ये इसीलिए सुना दिया, आपने कहा था खट्टर साहब कहे कि 60-60 समाचरेत, वॉलेंटियर्स बनाओ 5-5, 7-7, लठ उठाओ और पीट दो इन्हें, ये आंदोलन करने वालों को। जेल में रह के आओगे 2-4 महीने आप लोग, जो भी इसमें जाएगा वो बड़ा नेता बन के आएगा, जेल में जाएगा तो। उसके बाद थे विज साहब, उन्होंने कहा ये आंदोलन नहीं है, गदर है। उसके बाद जेपी दलाल थे, उन्होंने कहा कि ये जो है, जितने आपको ये सब किसान आंदोलन करने वाले दिख रहे हैं जो मर गए, वो अगर घर पे होते तो क्या नहीं मरते? घर पे होते तब भी मरते। उसके बाद महोदय जो थे वो कहे कि यहाँ पर नशा इतना तेज पसार रहा है और ये आंदोलन करने का समय है। मतलब नशा आपके राज्य में पसार रहा है तो उसमें किसानों क्या दोष है, वो आंदोलन अपना हक भी न मांगे। उसके बाद फिर आए भाई साहब, उन्होंने कहा कि जो है इनके अपने घर में घरवालियां नहीं सुनती हैं, यहाँ पर आंदोलन करने। और फिर आखिर में तो बता दिया कि पाकिस्तान चीन सबकी साजिश है, और मोदी जी और अमित शाह को सबसे नकारा बता दिया कि पाकिस्तान और चीन की साजिश से सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं हजारों लाखों लोग, और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर क्या होता है उपाय, सिवाय झूठ नफरत बंटवारे के? उसको समझने के लिए वो भी जिसकी चर्चा की थी भाऊ ने, उनको भी आप उनके मुखार बिंदु से सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके मुखार बिंदु से सुनिए। सुनाइए कंट्रोल रूम, उनको भी जरा सुना दीजिए। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ,
ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब इसमें दो बातें जब ये बोले हैं, हम लोग पोस्टमार्टम करने बैठे हैं, मुल्ला इस देश में नहीं बनेगा, लेकिन सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से पुजारियों की भर्ती निकाली जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पुजारियों की भर्ती निकली थी, पुजारियों की भर्ती थी वहां पर। अपने यहाँ आशीष, हमारे सनातनी धर्म में भी कई ऐसी वेदशालाएं हैं और कई ऐसे विद्यापीठ है, संस्कृत विद्यापीठ, जहाँ से इंजीनियर नहीं निकलते, जहाँ से बाकायदा कर्मकांड पंडित निकलते हैं, जो विभिन्न देवस्थानों में जाते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में भी यदि पंडित छोड़ के जाता है तो ये पंडित मंगवाया जाता है किसी ये इंस्टीट्यूट से फोन करके कि एक अच्छा पंडित दीजिए जो पूजा अर्चना करे, शुद्ध उसका शुद्ध आचरण शुद्ध हो और उसका ये हो। तो ये तो मुझे एक बात बताइए, तो हेमंत विश्व शर्मा को ये पूछो कि फिर 10,000 रुपए मेंटेनेंस आप आंध्र प्रदेश में मस्जिदों को क्यों दे रहे हैं? तो उस मस्जिदों में जो वो जो भी मस्जिदों के जो होते हैं, तो वो कौन होगा? इमाम जो है वो कौन होंगे? क्या इमाम किसी संस्कृत विद्यापीठ से जाएंगे या कहीं और से जाएंगे? इस देश में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। इस देश में जो शिक्षा मुझे करनी है, मैं शिक्षा सीख सकता हूँ। इस देश में अमेरिका और जापान से लोग आके संस्कृत पंडित होके जाते हैं, कोई नृत्य करके जाता है, कोई हिंदी गा के जाता है। कई ऐसे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि हम संस्कृत क्यों पढ़े, ये हमारी भाषा नहीं है, हम भारतीय नृत्य कला क्यों सीखे। यदि कोई मौलाना बनना चाहता है, मौलवी बनना चाहता है, तो हेमंत विश्व शर्मा को क्या प्रॉब्लम? तो फिर हेमंत विश्व शर्मा पंडित बनाने के लिए भी बयान लगाए। एक तरफ मंदिरों पे करोड़ों रुपए खर्चा। अभी मैं इलाहाबाद से आया, वहां एक लेटे हुए हनुमान जी है, उनका एक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है। महाकाल हुआ, अच्छी बात है। राम का मंदिर हुआ, अच्छी बात है। तो फिर बाकी धर्मों ने क्या गलती की? क्या आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? जब मैं ये कहता हूं कि संविधान बदलना चाहते हैं, तो ये सब आरोपित कहते कि आप लोगों में डर फैला रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ये मनुस्मृति नहीं हो तो क्या है? हेमंत विश्व शर्मा का भाषण, जिसके खून में आज भी कांग्रेसी खून दौड़ता हो, पूरी जिंदगी तो कांग्रेस में गई ना इनकी। हाँ, ककहरा सीखा वही राजनीति का। तब जब तुम मंत्री थे वहां पे कांग्रेस के, तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि अयोध्या में राम का मंदिर नहीं है? तब तो भाजपाइयों को गाली दे रहे थे, क्योंकि तब सत्ता का मक्खन वहां खाने को मिल रहा था। सत्ता आ गई तो आप इधर आ गए। फिर सीबीआई ने पढ़ाया थोड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाया। और जब मुख्य आदरणीय अमित शाह जी को जब पूछा गया कि हेमंत शर्मा जी के ऊपर इतने केस है, उसका क्या, तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न पूछने की ये जगह नहीं। तो ये खुद अपने गरेबा में झाके देखिए। कुल मिला के आप इसको हिंदू मुसलमान करो, आप इसको बाबर करो, आप इसको राम मंदिर करो, आप इसको हलाल झटका करो, आप इसको कब्रिस्तान शमशान करो, आप इसको हिजाब करो, लोगों ने तय कर लिया है। बाबर को तो बाद में भेजेंगे,
पहले आपको बाहर, सत्ता से बाहर करेंगे। तो इन्होंने और बोला है लोगों भाऊ, की इन्होंने लोगों कहा है की कि ये अयोध्या बात, जैसा ही होना चाहिए, अयोध्या में जो हुआ वही होना चाहिए। मैंने वही तो कहा, अयोध्या ने, हाँ उनका अयोध्या जैसा होना चाहिए, बिल्कुल। तो लोग जैसा अयोध्या में बीजेपी हद पार हो गई, ऐसे ही यहाँ पे बीजेपी इस राज्य से हद पार होने जा रही है। इसमें कोई नया मत नहीं है और कोई दो मत नहीं है, लिख लीजिए मेरे से। तो कुल मिलाकर ये जनसैलाब ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये भाजपा का विरोध है। और मैं बार बार कहता हूं आशीष, जब जनता चुनाव लड़ने उतरती है तो फिर कोई माय का लाल मदद नहीं कर पाता। भूल जाइए इस बात को। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को पूरा टाइम चुनाव की वोटिंग तक ऐसे ही आग उगलते दीजिएगा। थोड़े बहुत डिपॉजिट बचेंगे कुछ लोगों के, वो भी जब्त हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये लोग करवाएंगे पूरा जब्त। अब आज की चर्चा रोकते हैं, लेकिन चलते चलते पॉइंट्स मैं 4-6 बोल दे रहा हूं। आप लोग अपने घर में अपने आप विचार कीजिएगा, हम लोग सही है गलत है। हम तो हमेशा कहते हैं हमारी बातों को भी अपने आप तर्कों की कसौटी पे कसिए। एक तरफ राहुल का चुनाव प्रचार चल रहा है, राहुल कह रहे हैं डंकी की चिंता, डंकी से जाने वाले जो बच्चे फंसे हैं, बाहर जाते हैं, मर जाते हैं, डंकी की चिंता। एमएसपी, रोजगार, जातीय जनगणना, मैंने आज स्पीच सुनी इसलिए बोल रहा हूं, आप भी सुनिएगा। जातीय जनगणना, नौकरियों में आरक्षण का ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी आईडी के से लेकर के तमाम जो है जो विंडोज के बवाल हैं, इन बवालों से निपटना, ये बात राहुल की है। अब दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदुत्व का दुश्मन कौन? कांग्रेस। हिंदुत्व की जब बात आती है तो उसके विरोध में कांग्रेस खड़ी हो जाती है। हिमंता आते हैं, कहते हैं क्या? बाबर को ढूंढो और बाहर करो। शाह आते हैं तो कहते हैं क्या? दलाल, दमाद और डीलर। मोदी आते हैं तो कहते हैं क्या? कांग्रेस ने कितने वादे पूरे किए बताए। कांग्रेस अपने वादे अगर कांग्रेस आ गई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। 10 साल राज करने के बाद मोदी, शाह, योगी, हिमंता हरियाणा के मुद्दों पर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप वोट देते समय जाइएगा तो बाबर को आपको ढूंढना है या रोजगार को ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। आपको हिंदुत्व की रक्षा करनी है या अपने बेटे जो डंकी रूट से जा रहे हैं और जान गंवा दे रहे हैं, उन अपने बच्चों की रक्षा करनी है। पहले वो बच्चे रहेंगे तभी तो हिंदुत्व रहेगा प्रभु। बच्चे नहीं रहा, पीढ़ियां समाप्त हो गई, वंश खत्म हो गया, तो हिंदुत्व का झंडा कहां कौन ले चलेगा? हालांकि झंडा ले चलने सबसे बुराई है, आपके मन में झंडा जलाइए, लहराइए, फहराइए। तो ये आपको तय करना है कि बाबर ढूंढना है, रोजगार ढूंढना है, हिंदुत्व को बचाना है या अपने वंश को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी औलादों को बचाना है जो डंकी के चक्कर में जान गंवा दे रहे हैं। ये तय करिएगा मतदान में जाते समय। हमें इजाजत दीजिए, हम तो आते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे ऐसे ही आपसे सवाल पूछें और खुद आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। कल दोपहर फिर आएंगे भाव के साथ। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में इजाजत दीजिए। नमस्कार।